हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट्स क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.7 को आज स्टार्ट करूंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और मैं आपको हर चीज़ आसान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ाने से पहले 6.7 एक्सरसाइज को क्या हम पढ़ने क्या वाले हैं इसके अंदर वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस 6.7 एक्सरसाइज के हम पढ़ने वाले हैं हम ज्योमेट्रिक मीन्स को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? ज्योमेट्रिक मीन्स को। जिस तरीके से हमने 6.3 एक्सरसाइज में अर्थमेटिक मीन्स को पढ़ा, इसी तरीके से यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं किसको? ज्योमेट्रिक मीन्स को पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, जैसा उसके अंदर कॉन्सेप्ट है वैसा इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट है। फर्क ये है कि जब हम एएम की बात करते हैं, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, तो वो एपी होती है। सीरीज कौन सी होती है? सीक्वेंस जो भी हो वो क्या होती है? एक एपी होती है। लेकिन अब हम ज्योमेट्रिक मीन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो अब सीरीज या सीक्वेंस जो भी होगी वो क्या होगी? ज्योमेट्रिक होगी। क्लियर है? इस वजह से इसका नाम आ गया ज्योमेट्रिक मीन्स। क्लियर है यहाँ तक की बात? आसान सी बात करी, अभी तक कोई मुश्किल बात नहीं करी। तो यहाँ मैंने बोला ज्योमेट्रिक मीन्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्या है। तो ये स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है A, G, B। अब आप बोलेंगे सर ये A क्या है और ये B क्या है और ये G क्या है? तो मेरी बात को सुनिएगा। मैंने क्या करा, एक सीक्वेंस लिए। कैसे पता चला? कॉमा आ रहा है। अब ये मैंने एक सीक्वेंस लिए और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? तो ये कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 3। पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई। सिर्फ कितनी टर्म है इसके अंदर? 3 टर्म है। तो अब हम इस केस में क्या बोलते हैं? पहले वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। आखिरी वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और जो बीच में होता है ना वो कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन। मीन बोल रहा हूं, मीन्स नहीं बोल रहा। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक मीन है। एक ही क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर है? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? जीएम। क्या बोलेंगे? जीएम। चलें, इतनी बात क्लियर। अब आप बोलेंगे सर जरूरी तो नहीं है एक जीएम हो, ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल स्टूडेंट, ज्यादा हो सकता है। देखिए मैंने करे, सबसे पहला वाला तो ए होगा और आखिरी वाला क्या होगा? बी होगा। इनके दरमियान में जो भी नंबर्स आएंगे ना वो कहलाते हैं जीएम। अगर सीक्वेंस क्या या अभी तो सीक्वेंस है ना, अगर ये सीक्वेंस क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसके अंदर जो दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं सारे ए और बी के, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगे। अभी क्योंकि ज्यादा है ना, एक तो नहीं है। ए और बी के दरमियान में एक नंबर तो नहीं जिस तरीके से यहाँ था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एन जीएम्स हो गए, मतलब एन टर्म तक चले गए। क्लियर है? चले मैं आपको समझाऊं इस तरीके से। अब ये तो मैंने ऐसा ही आपको समझाने की कोशिश करी। अब मैं आपके लिए थोड़े एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए ना। चलें, तो मैंने लिया 3, 9, 27। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। मुझे क्या पता, मैं पता भी लगा सकते हैं, आप लोग भी पता लगा सकते हैं। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि देखिएगा, हर आगे आने वाला नंबर क्या हो रहा है? एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या हो जाएगा? 9। फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 27। इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। बताया था ना आप लोगों को पिछली वीडियोस में। क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को डिवाइड करें, आंसर सेम आ गया। इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। चले, तो गहराई में अभी जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझे। अब यहाँ पर मेरा सवाल आप लोगों से ये, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो सीक्वेंस में 3 टर्म्स आ रही है, इसके अंदर कितने जीएम्स है? कितने जीएम है? वे तो आपको मैं तो समझाऊंगा ना। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ये 3 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आखिरी वाला 27 ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बीच में सिर्फ क्या आ रहा है? एक आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक जीएम होगा। क्या होगा? एक ज्योमेट्रिक मीन होगा। और क्या है? 9 है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया? इतने सारे लिली सीक्वेंस के कितनी टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म से पहला वाला तो हो जाएगा ए, दूसरा आखिरी वाला क्या हो जाएगा? बी। अब जो इनके दरमियान में जो भी आ रहे हैं नंबर्स वो क्या हो गए? ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो गिनते हैं। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब 1 और 28 के दरमियान में कितने ज्योमेट्रिक मीन्स आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं।
तो ये पहचान है, क्लियर है। और आप हमेशा जब भी फॉर्मूले में देखेंगे ना तो n की वैल्यू आप कौन सी पुट करेंगे, जितने ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे, क्लियर है। टेंशन अभी नहीं लेनी, जो मैंने बात कही ना मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी फिलहाल भूल जाए, भले भूल जाए, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपको बात अभी समझ में नहीं आएगी, आगे बढ़ेंगे तो समझा दूंगा। चले, इतनी बात होने के बाद अब हमें चाहिए एक फॉर्मूला। क्या चाहिए? फॉर्मूला। जिस तरीके से हमने अर्थमेटिक मीन में जब ए और बी के दरमियान में एक अर्थमेटिक मीन होता है, एक एम होता था, तो उसके लिए फॉर्मूला था। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये हार्मोन मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, तो इस जीएम के दरमियान में अगर एक ही मतलब ए और बी के दरमियान में सिर्फ एक ही जीएम होता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के लिए। किसके लिए काम करेंगे? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। एक ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के दरमियान में है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये हो गया एक फॉर्मूला। और दूसरा क्या कि अगर ए और बी के दरमियान में बहुत सारे एन टर्म तक क्या हो, जीएम हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो पहला काम ये करेंगे, फिर दूसरा ये करेंगे। तो पहला ये है ना सिंगल, तो मैंने मान के चल रहा हूँ कि जी क्या है, ये जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। किसके दरमियान में? ए और बी के दरमियान में एक ही है, तो लिखा हुआ है लेट जी, सिर्फ एक लिखा है ना जी, इसका मतलब एक ही जीएम है। Let G be a GM between A and B, then A, G, B। इस तरीके से सीक्वेंस बन गई R in GP, और ये क्या होने चाहिए, GP में भी होने चाहिए, क्लियर है। इस बात का ख्याल रखिएगा। So that ताकि कॉमन रेशियो इज द सेम, कॉमन रेशियो क्या रहे, सेम रहे। अब मुझे बताएं कॉमन रेशियो क्या होता है। आप बोलेंगे सर जब हम हर आगे आने वाली टर्म एक फिक्स नंबर से आगे बढ़ती है तो वही कॉमन रेशियो होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 9, 9 3 27। अच्छा, जो 3 नंबर आ रहा है ये कॉमन रेशियो है, इस नंबर को हम आगे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, सीक्वेंस बढ़ती जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर मालूम करना हो कॉमन रेशियो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कॉमन रेशियो मिल जाता है। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम रहेगा। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो सेम रहेगा। तो क्या लगाएंगे हम कि सेकंड टर्म क्या है, जी, तो जी आ गई सेकंड टर्म, डिवाइड करवाऊंगा किससे, फर्स्ट टर्म से, क्या है, ए है, ये आ गया ए, बराबर होगा किसके, अगर मैं थर्ड टर्म क्या है, बी, और उसके बाद डिवाइड करवाऊंगा किससे, सेकंड टर्म से, क्या है, जी, तो मेरा क्या आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए, क्लियर है बात। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि मैंने बोला था अगर जीपी है तो ये दोनों बराबर होंगे। चलें, इसी तरीके मैं आपको समझा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ करवा देता हूँ। देखिए ये रहेगा 9 सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये आ गई T2, ये आ गई T3 और ये आ गई T1। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। T2 क्या है 9, T1 क्या है 3, बराबर आएगा किसके, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 27, ये आ गया 27, डिवाइड किससे करूंगा, सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म क्या है 9, ये आ गया 9, 9 1 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 27, क्लियर है यहाँ तक की बात। 3 1 3, 3 3 9, तो हमारे पास क्या आ गया 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, बराबर है ना, इसका मतलब मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो इसलिए मैंने इसको भी बराबर ले लिया, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा ये जी जाके जी से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। ये ए यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू तो साइड जाके क्या होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ ये ए जाके बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी के। हमें तो सिर्फ चाहिए जी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगता है। क्यों लगता है इसकी वजह मैं बता देता हूँ। हम लोग लिखते हैं स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा जी, और यहाँ प्लस माइनस रूट ए बी। ये प्लस माइनस हम खुद लगाते हैं, ये रूट की वजह से नहीं आता, हमें पता है कि दो आंसर आने चाहिए इसके, इसीलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं, क्लियर है। चले यहाँ जाके हमने फॉर्मूले को बना लिया जीएम के। एक ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको ए और बी के दरमियान में मालूम करना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको ए और बी दिया है तो उसका प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लेंगे, क्लियर है, और वहां जाके आपको एक ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ तक की बात। और एक प्लस में भी हो सकता है और एक माइनस में भी होगा, क्योंकि यहाँ प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो प्लस में भी वैल्यू आएगी, एक माइनस में भी आएगी, क्लियर है। चले तो अब बढ़ते हैं सेकेंड काम की तरफ, जो हमने लिखा हुआ है कि अगर n GMs हो तो उस वक्त क्या फॉर्मूला होगा, चले उसकी तरफ चलते हैं।
सो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि अगर एक जीपी है और उसके दरमियान मतलब बहुत सारे जीएम्स है तो उस वक्त जीएम्स को मालूम करने का क्या फॉर्मूला होगा। तो आए ज़रा बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ बातें लिखी हैं, तो ज़रा पढ़ लेते हैं इसको ताकि आपको बातें समझ में आए। लिखा हुआ ये है लेट, ये दूसरा पार्ट है, सही है, तो यहाँ मैंने लिखा नहीं, क्या है, दूसरा है। चलें, लिखा हुआ है लेट G1 G2 G3 कहाँ तक, एन ट्रम तक क्या है, एन जीएम से। किसका मतलब क्या है, जीएन का एन जीएम से। क्लियर है, हमें नहीं पता कितने, तो हमने बोल दिया एन जीएम से। बी एन जीएम्स लिख दिया इन्होंने। बिटवीन किसके दरमियान में है, ए और बी के दरमियान में कितने जीएम्स है, एन जीएम से, हमें नहीं पता कितने हैं। तो देन क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे इसको, ए कॉमा ये आएगा जी जीएम्स, उसके बाद कॉमा बी। क्लियर है, पहला वाला ए होता है, मैंने आपको बताया, आखिरी वाला क्या होता है, बी, और इसके दरमियान में क्या होते हैं, जीएम्स होते हैं। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं ना। चलें, अब मैंने बोला इज द जीपी, और ये क्या होनी चाहिए, जीपी भी होनी चाहिए। लिखा हुआ है विद ए क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है, हमें पता चल रहा है ए क्या है। देखें, ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म, ये आ गई फोर्थ टर्म, चलती रहेगी। और ये आखिरी वाली क्या होगी, आखिरी वाली ये बी है, बी क्या होगी, कौन सी टर्म होगी। आए सर आपको गौर करवाता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, लेकिन मैं गौर करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले जुमले को पढ़ गया फिर आपको गौर करवाता हूँ ताकि बात अच्छी समझ में आए। तो ध्यान से लिखिएगा, विद ए क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है, हमें पता है, तो लिख दिया विद ए एज इट्स फर्स्ट टर्म। और बी क्या है, एंड बी एज इट्स एन प्लस टू टर्म। ये बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी, तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आंसर मैं आपको गौर करवाऊं, ये जो ये एन आया है, ये जो एन आया है ना, ये एन आपको क्या वैल्यू बता रहा है, ये एन आपको वैल्यू बताएगा किसकी, जीएम्स की। किसकी बताएगा, जीएम्स की वैल्यू बताएगा। कैसे बताऊं मैं आपको समझाता हूं इस तरीके से। इसको देखें, इसको देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब मेरा एक सवाल ये है, ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकंड टर्म, और ये आ गई थर्ड टर्म। आ गई कि नहीं आ गई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गई। अब देखिएगा एन की वैल्यू क्या है, देखिए ये एक जीएम है ना, कितना जीएम है, एक, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर सेकंड जीएम हो तो क्या होती है एन की वैल्यू 2। अगर 3 जीएम हो तो एन की वैल्यू क्या होती है 3। टर्म की वैल्यू नहीं बता रहा है एन सिर्फ बता रहा है जीएम्स की वैल्यू। क्लियर है कि कितने जीएम्स है, तो ये एन जो आ रहा है यहाँ जीएम्स की वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पर कितने जीएम है, एक जीएम है ना। अब ध्यान से गौर फरमाइएगा इधर, तो देखिएगा ये जीएम क्या है, एन, एन इतना कितना जीएम है, एक ही है। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2 और ये आ गया टर्म, तो 2 + 1 क्या होगा 3, तो ये हो गया थर्ड टर्म। क्या आ गया, थर्ड टर्म। क्लियर है, नहीं समझ में आई ना बात, क्लियर करता हूँ। देखिए मुझे ये पता चल गया कि जो हमारा बी है, हमारा जो बी है ना, वो कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, बिल्कुल यही है। थर्ड टर्म पे क्या है, बी है। मैं आपको समझाऊं कैसे, देखें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा जीएम है। क्लियर है। अब मैं आपसे बोलूं बी कौन सी टर्म है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म है ना, तो हमें पता चल गया इससे, समझ में आई बात, ए एम से। देखिए इसी तरीके से मैंने इस तरीके से यहाँ लेके आया हूँ, फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी। एक दफ़ा मैं बहुत आराम से हर चीज़ को याद रखते हुए मैं आपको समझा देता हूँ। उस बात को n+2 टर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, टर्म। तो यहाँ पर जो ये n है वो हमें क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिक मीन्स कितने हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कितने ज्योमेट्रिक मीन है इसके अंदर, एक ही है। कितना है, एक ही है। ए और बी के दरमियान में कितने जीएम है, एक ही है। तो अब ए तो हमें पता है फर्स्ट टर्म है, सही है। जीएम तो हमें नहीं पता ना कितने हो सकते, बहुत सारे भी हो सकते हैं। यहाँ तो एक था, तो यहाँ तो सिर्फ एक था, तो ये वाली थर्ड टर्म है। अब हम मुझे तो बी मालूम करना है। अगर बहुत सारे ए मतलब बहुत सारे क्या हो, जीएम्स हो ए और बी के दरमियान में, उस वक्त मैं बी वाले टर्म को कैसे पहचानूंगा, कौन सी टर्म होगी। तो उसमें बताया हमारे को कि जितने जीएम्स होंगे ना, जितने जीएम्स होंगे उससे 2 ज़्यादा होगी टर्म। क्या बोल रहा है, उससे 2 ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हम जीएम्स की जब बात करते हैं, हम जीएम्स की बात करते हैं तो ए और बी को हम भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं, ए और बी को काउंट नहीं कर रहे होते टर्म के अंदर। हम सिर्फ एन की वैल्यू बता रहा था, जीएम की वैल्यू। अगर देखें ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा B, ये अब मुझे मालूम करना है कि बी वाली टर्म कौन सी, टर्म समझते हैं ना, ये आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकंड, ये आ गई थर्ड, ये फोर्थ।
लेकिन ये तो जीएम थे, तो n की वैल्यू क्या होगी 2, n की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि यहाँ 2 जीएम थे तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब मुझे तो मालूम करना था स्टूडेंट कि टर्म बी वाली जो है, लास्ट टर्म जो है बी जो है वो कैसे आएगी। तो याद रखिएगा आप n के अंदर जितने भी n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ जीएम्स, यहाँ 2 है तो n की उससे 2 ज्यादा होगी टर्म, क्यों, क्योंकि पहली वाली टर्म को भी काउंट किया गया और आखिरी वाली, तो कितना टर्म हो गया 2 बढ़ जाएगा। तो इस वजह से इसके अंदर 2 को ऐड किया जाता है, इस तरीके से 4 आ जाता है। तो इसका मतलब बी वाली क्या होगी 4 होगी। तो इस तरीके से यहाँ क्या आ गया n+2 टर्म आ गया। अगर यहाँ पर n जीएम से तो n आ गया, अगर 4 होते तो 4 और 2 कितने हो 6, तो छठी टर्म होती, क्या होती छठी टर्म पे क्या होता बी होता। क्लियर इतनी बात। चले अब बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, अब ज़्यादा बहस करूंगा इसमें, बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप खुद बोर हो जाएंगे ना। चले उसके बाद मैं सपोज कर लिया कि सपोज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज आर। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो क्या है आर है। अब मुझे आप बोलेंगे सर ये आर का क्या चक्कर है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ देखिए गौर करें जरा, ये जीपी है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन तक चलती है। तो मुझे पता है इस कंडीशन में ए तो क्या है ए ही है, इस कंडीशन में ए क्या है ए ही है, लेकिन आर नहीं पता। हमें क्या नहीं पता आर। अगर हम पहले जीपी को फॉर्म करेंगे उसी के बाद तो जीएम मालूम कर सकते हैं, तो पहले हम आर की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके बाद इसके जरिए आसानी से हम जीएम्स को मालूम करेंगे। कैसे करेंगे उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, अभी देखते जाएं कैसे होगा। पहला मकसद याद रखिए आर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो आर की वैल्यू निकालते हैं कैसे। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मुझे बताएं। ए तो ए ये छोड़ दें उसको, लेकिन बी वाले में खास बात क्या है, कौन सी टर्म है n+2 टर्म। तो पहले हम मालूम करते हैं n+2 टर्म कितनी होगी। तो आपको पता है कि हम लोग जीपी के अंदर फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं n टर्म का, पढ़ के आ गए ना। तो क्या था tn बराबर होता है किसके ARn-K1 के। ये भी बहुत डिटेल में पढ़ा है कैसे आया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पर अब मैं इसको यूज करूंगा। यहाँ तो n टर्म होती थी ना, लेकिन यहाँ पर n+2 टर्म है, आखिरी जो टर्म है वो क्या है n+2 टर्म है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा n की जगह क्या आ जाएगा n+2, इस जगह पे क्या आ जाएगा n+2। उसके बाद इक्वल टू ए, यहाँ पर भी ए और इस कंडीशन में भी क्या है ए ही है। ए क्या है फर्स्ट टर्म, इसमें भी क्या है ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो ए तो ए ही रहेगा। लेकिन आर हमने इस जीपी के अंदर हमने सपोज करके रखा है आर क्या है आर ही है। तो सपोज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज आर, हमने मान के रखा है आर क्या है, इसके अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी क्या है आ रही है। तो ये आ जाएगा आर, कोई छेड़खानी नहीं कर रही। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ एन था तो यहाँ एन था, अगर यहाँ n+2 होगा इस n की जगह पे क्या आ जाएगा n+2, तो यहाँ n+2 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा n+2, और ये माइनस का 1 है ये आ जाएगा -1। अब देखिएगा होगा क्या, ये जो n+2 है ये असल में है क्या। आप बोलेंगे सर ये तो b है, ये क्या है b है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं b लिखूंगा। और n+, देखिए n अपनी जगह पर रहा, प्लस का 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब हमें तो r को चाहिए ना, लेकिन हमें a को उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा b डिवाइड बाय, यहाँ ये a r से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इक्वल टू दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा r की पावर n+1। सो स्टूडेंट यहाँ वीडियो कटी थी, आखिरी चीज को बताने से पहले वीडियो कट गई थी, तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया था उस वक्त। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हम यहाँ थे b डिवाइड बाय a इक्वल टू r की पावर n+1 आ गया था, क्योंकि a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और इक्वल टू साइड जाके क्या हुआ डिवाइड हो गया। तो हमें तो r की वैल्यू चाहिए, लेकिन r के ऊपर पावर आ रही है n+1, तो इस n+1 पावर को हम इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो होगा क्या, ये अब n+1 लिखा हुआ r के ऊपर, तो जब मैं इसको इक्वल टू दूसरी साइड भेज रहा हूँ तो ये पावर जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब इसके ऊपर b ओवर a के ऊपर पावर क्या लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय n+1। वहां क्या थी n+1, अब इक्वल टू साइड है क्या हो गई 1 डिवाइडेड बाय n+1 हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब जब r की वैल्यू आ गई तो हम देखेंगे पहले gm क्या होगा, सेकंड gm क्या होगा, उसके बाद अप्रोच लगाएंगे कहां पर nth gm पर अप्रोच लगा लेंगे। क्लियर इतनी बात। चलें अब देखिएगा मैंने क्या बोला था, ए और बी के दरमियान में क्या होते हैं जीएम्स होते हैं अगर जीपी है तो यहाँ पर देखिएगा ए और बी के दरमियान में होते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो ई, लेकिन पहला जीएम क्या है सेकंड टर्म है, पहला जीएम क्या है G1 क्या है सेकंड टर्म है, टर्म की बात कर रहा हूं मैं।
पहला GM है लेकिन टर्म कौन सी है, सेकंड है। समझ में आई बात। तो मैंने यहाँ लिखा G1 क्या है, सेकंड टर्म है, G2 क्या होगा, थर्ड टर्म, और G3 क्या होगा, फोर्थ टर्म। इसी तरीके से Gn क्या होगा, n+1 टर्म। नहीं समझ में आई ना बात। n क्या है, जितने GM से, अगर 10 है तो 10 तो वो टर्म कौन सी होगी, एक ज़्यादा होगी। देखिए ना, अगर मैं आपको बोलता हूँ हमारे पास GM है 3, हमारे पास GM कितने हैं, 3 है, तो और टर्म कौन सी होगी, तो ये देखें n+1 बोला है ना, तो ये n क्या बता है, GM कितने GM से, 3 GM बोले ना, तो ये आ गया n की जगह 3, तो 3+1 क्या हो जाएगा, 3+1 क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4 टर्म आ गई, क्या आ गई 4 टर्म। और आपको मैं बता भी देता हूँ बाकायदा, इधर आए जरा देखिएगा, G3 था ना, कितने GM थे, 1 2 3, और टर्म कौन सी है, 4 आ गई, 4 टर्म, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो Gn मालूम करना है, तो उसका मतलब क्या होगा, जितने GMs हो उसमें से एक ज़्यादा कर दोगे तो आपको टर्म पता चल जाएगी। क्लियर है, चलें अब यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म है और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, AR, क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, AR, तो ये आ जाएगा AR। थर्ड टर्म क्या होती है, AR², फोर्थ टर्म क्या होती है, AR3, एन टर्म क्या होती है, ARN। ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा अभी। चलें, इतनी बातें तो क्लियर हुई ना, बिल्कुल क्लियर हो गई। चलें आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, क्या हमारे पास ए को तो हमने इसमें क्या बोला हुआ, ए ही बोला हुआ है ना, तो ये तो ए ही रहेगा, लेकिन आर की वैल्यू अभी निकाली ना, क्या थी, B/A। इस आर की जगह ये आर की वैल्यू आ रही है, तो आर की वैल्यू क्या है, B/A, और क्या है 1/n+1 है, 1/n+1 है, तो ये आ जाएगा 1/n+1। क्लियर है। अब बात करते हैं AR² की, ए तो ए ही रहेगा, आर की जगह आर की वैल्यू आएगी, क्या है, B/A, ये है। उसके बाद क्या है, 1/n+1 है, यही है। लेकिन यहाँ स्क्वायर भी तो है ना, यहाँ क्या है, स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 1/n+1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा। ये बात मेरे को लग रहा है समझ में आपको नहीं आई होगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बात को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। B/A, इसके पावर क्या है, n, 1/n+1, और मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ स्क्वायर, और इसके पावर लगा दूंगा स्क्वायर, क्या लगा दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो ये भी आ गया स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको हमेशा ये बोला, ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 है, ये देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/n+1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से जाके होगा, तो क्या आ जाएगा, 2/n+1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं अब स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देता हूँ, डायरेक्ट को 2 को कहाँ लिखूंगा, 1 के ऊपर, कहाँ लिखूंगा, 1 के ऊपर, तो ये 1 को हटा के क्या लिख दूंगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, 3 नहीं आएगा, देखते हैं हाँ 3 आएगा, सही है। तो क्या होगा, ए आ गया अपनी जगह पर, आर की वैल्यू क्या है, B/A, और क्या है 1/n+1। अब यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/n+1। अब आगे वाले में क्या होगा, 4 आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा, आगे वाली है नहीं, मैंने लिखी नहीं। अब एन टर्म पे आ जाते हैं, अब कहाँ आ जाते हैं, एन टर्म पर, तो ए तो ए ही रहेगा, आर की क्या वैल्यू है, B/A, सही है, और पावर क्या है, 1/n+1। आओ जरा गौर करवाऊँ, कहाँ गौर करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखें पहले यहाँ आया था, पहला ज्योमेट्रिक मीन था तो 1 था, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन था तो यहाँ 2 आ गया, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन था तो यहाँ 3 आ गया, तो n ज्योमेट्रिक मीन होगा तो इसकी पावर में यहाँ क्या आएगा, n/n+1। फिर गौर करवा देता हूँ एक दफा, फिर देखिएगा, पहला ज्योमेट्रिक मीन था तो यहाँ 1, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन था तो यहाँ 2, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन था यहाँ 3, तो n होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ 1 2 3 था, अब यहाँ n आ गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अगर n ज्योमेट्रिक मीन हो ना ए और बी के दरमियान में, तो उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। कोई मुश्किल लगी बात, बिल्कुल भी नहीं लगी। तो आप इसको एक सीक्वेंस की सूरत में भी लिख सकते हैं, कैसे, देखें, ये आ जाएगा B/A, और क्या आ जाएगा 1/n+1, कॉमा क्या आ जाएगा दूसरा a, B/A, पावर क्या है 2/n+1, तीसरा क्या है, डाले n टर्म तक पहुंच जाए, क्या है n टर्म, क्या है a, B/A, n/n+1। यहाँ जाके हमने n टर्म मतलब
अगर ए और बी के दरमियान में n GMs हो तो उसको आप इस तरीके से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जाके कंप्लीट हुआ ये टॉपिक जो मुझे आपको समझाना था, गहराई में जाके वो आपको क्लियर हो चुका है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन को आते कैसे हैं, कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्टूडेंट एक बहुत आसान सा सवाल से शुरुआत करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पार्ट्स लिए मैंने। कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लिया है और क्या लिया है, पार्ट 4। क्योंकि यार रूट वूट आ रहा है तो आप शायद परेशान ना हो जाए, इसलिए मैंने करवाने की सोच ली है। और पार्ट 1 और पार्ट 3 बिल्कुल हलवा है, अगर ये आपने देख लिया तो क्लियर है, वो आप कर लेंगे, मुझे पता है, इतनी तो मुश्किल बात है ही नहीं। चले सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखें तो गौर करा जाए, सवाल के अंदर लिखा हुआ है फाइंड अ GM। GMs नहीं लिखा हुआ, मतलब एक GM है किसके, इसके और इसके दरमियान में एक GM है ना, वो फाइंड करो। इसके और इसके दरमियान में जो एक GM है ना वो फाइंड करो। इसका मतलब क्या, ये A हो गया है और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इस बात को, लेट A क्या होगा, √2। जिस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन में करते थे, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, A + B / 2। तो पहले A निकालते थे, B निकालते थे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो यहाँ भी A निकाला क्या आ गया, √2, और B निकाला वो क्या आ गया, 1 / √2। इसमें फॉर्मूला क्या है GM का, तो आप बोलेंगे सर GM का फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या है, प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट A एंड B। क्लियर है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ चुका है, A और B की वैल्यू है ना हमारे पास, तो बिल्कुल पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, A हमारे पास क्या है, ये प्लस माइनस यहाँ लगा रहने दें, A क्या है, √2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, B क्या है, 1 / √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, √1। और आपको इस बात का पता है 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। इस तरीके से हमें GM क्या पता चला, प्लस का 1 और माइनस का 1। यहाँ जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मुश्किल थी, बिल्कुल भी नहीं थी स्टूडेंट, ये MCQs में आ सकता है लेकिन क्वेश्चन में नहीं आएगा बिल्कुल भी। चलें अब यहाँ देख लें क्या होगा, पहले लिखेंगे लेट A क्या होगा, 2√3 होगा, B क्या होगा, 6√3 होगा, सही है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, GM का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस √AB। क्लियर है। चले अब यहाँ पर GM लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट। A क्या है, 2√3 मल्टीप्लाई बाय B क्या है, 6√3। चले इसको आगे बढ़ाते हैं, प्लस माइनस रूट। ध्यान से देखिएगा, 6 2 तक क्या होगा, 12, ये आ गया 12 और √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो आपको पता है एक बात, जब मल्टीप्लाई होता है तो बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब रूट है 3 और ये भी क्या है, रूट है 3, तो ये रूट एक दफ़ा लिखेंगे रूट को और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। चले आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो 3 का स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। अब क्या आएगा, 12 3 तक क्या हो जाएगा, 36, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया ना, अब 3 बचा, तो 12 3 था, ये हो जाएगा 36 और ये आ गया रूट। अब 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 6 और यहाँ जाके कंप्लीट हुआ, ये आ गया हमारे पास GM। क्लियर है। बस इतने आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो लगा ही नहीं मुझे भी, कुछ आपको भी नहीं लगना चाहिए। चले अब बढ़ते हैं, थोड़े लेवल हाई करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ स्टूडेंट्स अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूँ। सिर्फ 2 पार्ट करवाऊंगा, एक पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का और एक पार्ट 5 है। क्योंकि एक मैंने एक बहुत ज़्यादा आसान लिया, क्योंकि यहाँ पर सिंपल वैल्यूज है, 2 में भी ऐसी वैल्यूज है और 3 में भी ऐसी वैल्यूज है, 4 में भी देख लीजिएगा। 5 में थोड़ी डिवाइड वाली वैल्यू आ रही थी, मतलब फ्रैक्शन में आ रही थी, तो इसलिए मैंने बोला ये करवा देता हूँ। क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपकी बेस क्या हो, मजबूत हो जाए। क्लियर है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उस तरह आपको पता है पेपर करीब आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दें। क्लियर है। चलें यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले प्रॉपर काम करना है आपको हमेशा। पहले मैंने सवाल उतारा, सवाल उतारने के बाद क्या लिखा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, 2 GMs, क्योंकि लिखा हुआ ये 2 GMs है, तो 2 GMs 15 किसके दरमियान में 2 GMs है,
2 के और -16 के दरमियान में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट ए क्या होगा, पहले वो लिख दें। ए क्या होगा हमारे पास 2 होगा और बी क्या होगा हमारे पास -16 होगा। अब देखिए आसान सा काम, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब मुझे ये बताएं, अब मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको अभी बता के तो आया हूं कि ए आर हमारा देखें क्या होता है ए, इसके बाद ए आर, उसके बाद क्या होता है ए आर स्क्वायर, क्या होता है ए आर एन। क्लियर है। तो ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म चलती रहेगी। तो ये सेकंड टर्म होती है वो पहला जीएम होता है, जी1 होता है। जो थर्ड टर्म होती है वो कौन सा होता है, दूसरा जीएम होता है ना। अभी तो बताइए बातें सारी। तो अगर मुझे पहले जीएम को मालूम करना है तो ए मल्टीप्लाई बाय आर करना होता है। ए तो ए ही रहेगा, लेकिन आर पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, इसको सेकंड टर्म से मतलब फर्स्ट जीएम भी मालूम कर पाऊंगा, सेकंड जीएम भी मालूम कर पाऊंगा, थर्ड जीएम भी मालूम कर पाऊंगा, फोर्थ जीएम भी मालूम कर पाऊंगा। तो आर को निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं बार बार थोड़ी अलग अलग फॉर्मूले लगाऊंगा। समझिए, काम को हमेशा आसान करो, आर की वैल्यू फाइंड करो। अब वो जितने भी जीएम बोले, 8 बोले, 12 बोले, 1000 बोले, जितने भी बोले, वैसे बोलेगा तो नहीं, इतने 6-7 बोल देगा तो आप आसानी से बता पाओगे कैसे। टेंशन अभी बिल्कुल भी ना ले, मैं आपको समझा रहा हूं ना, टेंशन नहीं लेनी आपको, बस क्लियर है। टेंशन फ्री होकर काम करें बिल्कुल। चलें, सबसे पहली बात ए बी निकाल लिया। अब आर निकालते हैं। आर का फॉर्मूला अभी बताया है, भूलना नहीं है। क्या था आर का फॉर्मूला हमारे पास, क्या था आर का फॉर्मूला हमारे पास, क्या था, बी डिवाइडेड बाय ए, पावर क्या थी 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस का 1। यही था कि नहीं, बिल्कुल यही था, आपको भूलना नहीं है। चलें आगे बढ़े फटाफट। क्या हो जाएगा आर की वैल्यू, बी क्या है -16 है, ए क्या है हमारे पास 2 है। तो यहां पर अब देखें, मुझे ये बताएं, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था ये n क्या है, ये n ये होता है जीएम्स की वैल्यू, मतलब कितने जीएम्स है, हमें नहीं पता कितने जीएम्स है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है, मतलब n की वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू क्या गिवन है 2, n की वैल्यू क्या गिवन है 2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2 जीएम्स है तो n की वैल्यू क्या होगा 2। अगर 6 जीएम होते हैं तो n की वैल्यू क्या होती है 6, अगर 8 जीएम होते हैं तो n की वैल्यू क्या होती है 8। क्लियर, जो भी हो। तो यहाँ पर n की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो इस n की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। चलें यहाँ जल्दी से पुट कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1। तो जल्दी से कर देते हैं आगे सॉल्व। तो r बराबर आएगा -16 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक और काम ये करिएगा, देखें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यह क्या आ गया -8, पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3 है। क्लियर है। चले अब आप देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है कि -8 और पावर क्या है 1 डिवाइड बाई 3। मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। क्लियर है, ताकि मैं आपको आगे करवा दूं। तो देखिएगा, अब मैं निकालने जा रहा हूं पहला जीएम के लिए क्या होता है ए आर। तो क्या हो जाएगा पहला जीएम, ए क्या है हमारे पास, क्या था ए हमारे पास 2 है, तो ये आ गया 2। आर क्या आया है हमारे पास -8 और पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3 है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आप यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपको सामने रुक जाए एक मिनट। तो यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद G2 निकाल लेते हैं। G2 क्या होगा ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, ए क्या है 2 है, यह आ गया 2, और आर क्या है -8 1 डिवाइडेड बाय 3। तो मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट करके फटाफट देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको करवा देता हूँ आज क्या, देखिए मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करवा दूँ। तो देखिएगा होगा क्या, मैं आपको यहाँ फर्दर सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिएगा हो क्या रहा है, आर बराबर आएगा किसके -2 और इसकी पावर क्या है 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा r -2, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू -2 आ जाएगी। कैलकुलेटर में डालेंगे डायरेक्ट आ जाएगी, वैसे आपको मैंने करके बता दिया। मुझे पता है नहीं समझ में आई ये बात, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। तो देखिए मुझे ये बताएं, -8 आ रहा है, आप इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूलें। 8 क्या मुझे बताएं कि ऐसा कोई नंबर है जिसको हम बार बार 2-3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, 2 का टेबल मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 हो जाएगा, 4 2 8, इसका मतलब 2 की पावर क्यूब। तो ये आ गया 2 की पावर क्यूब, यहाँ पे बाहर आ गया 3,
और पावर से पावर मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखें, ये -8 लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3 है। माइनस को यहीं रहने दिया, 2 लिखा और इसकी पावर क्या लिखी 3, और ये क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 3। आप सबको पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, क्या हो जाएगा -2, पावर क्या हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -2 ही तो आएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। चलें, तो इस तरीके से आप लोगों को -2 मिल जाएगा। आर की वैल्यू क्या मिल गई -2, आर की वैल्यू क्या मिल गई -2 मिल गई। तो बस आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, आर की जगह पर -2 क्या पुट कर देंगे -2, तो ये आ गया -2, यहाँ पे क्या गया -2। और आपको एक और बात ये बता दो स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है -2 के ऊपर पावर क्या है इवन है, तो ये माइनस का साइन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा G2 हमारे पास 4 हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि -2 के ऊपर पावर स्क्वायर का मतलब ये है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 का क्या हो गया 4। क्लियर है इतनी बात, ताकि आपको टेंशन ना हो रहा है इस बात की क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बता दिया। चले अब इधर देखिएगा, तो क्या हो रहा है G1 हमारे पास क्या आएगा 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारे पास -4। तो इस तरीके से हमारे पास 2 GM जो हमें मालूम करने का बोला गया था वो हमने कर लिए। अब इधर आ जाते हैं, अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे, पहले मैं नहीं लिख रहा लेकिन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 GM बिटवीन, यहाँ क्या लिखेंगे 6 GMs बिटवीन 9 एंड 1 डिवाइड -1 डिवाइडेड बाय 3√3। लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, लेट ए क्या होगा 9 होगा और बी क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय 3√3, और n की वैल्यू क्या दी हुई है इस कंडीशन में 6 दी हुई है। क्लियर है। चलें अब इधर देख लेते हैं, अब फॉर्मूला लगाएंगे। आर के फॉर्मूला क्या होगा, अभी बताया b डिवाइडेड बाय a 1 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1, यही है, बिल्कुल यही है। तो देखिएगा आर हमें मालूम करना है, b क्या है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 3√3, और उसके बाद a क्या है हमारे पास 9, ये आ गया हमारे पास 9, और पावर में क्या है 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है ना, n क्या है हमारे पास 6 प्लस 1 क्या होगा 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। क्लियर इतनी बात। चलिए इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें। सर आप लोग बोलेंगे सर फर्दर कैसे सॉल्व करें, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, गौर करिएगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है 1, क्लियर है, और यह 1 डिवाइड बाय समझ ले 1 लिखा हुआ है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलें तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 2 डिवाइड बाय 1 इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो क्या खासियत करते हैं, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। ये 2 डिवाइड बाय 1 था ना, अब मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। इस कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही होगा, 9 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ देखिएगा ये होगा -1 डिवाइडेड बाय 3√3 और मल्टीप्लाई। अब 9 डिवाइडेड बाय 1 को मैं क्या लेके जा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो उलट करके लिखूंगा। कैसे उलट करके, 9 डिवाइड बाय 1 है तो क्या लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय 9 लिखूंगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा -1 ही होगा। 9 3 क्या होगा 27 और ये आ जाएगा √3। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। या तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 9 था ना, और 9 किसका रूट, यहाँ लिखूंगा √3। क्लियर, सॉरी यहाँ गलती है 9 ही आएगा। चले अब सही है, तो मैंने सही करके लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या मिला -1 डिवाइडेड बाय 27√3। तो अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा ना वो ये लिखूंगा। क्लियर इतनी बात, टेंशन तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ यही चीज़ लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा क्या लिखूंगा, r बराबर आएगा किसके -1 डिवाइडेड बाय 27√3 और ये आ जाएगा पावर में क्या है 1 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें सर ये बताएंगे ज़रा, तो देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। 27, अब मैं क्या 27 को क्या नहीं लिख सकता 3 की पावर क्यों, क्योंकि 3 3 9 9 3 27, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या r इक्वल टू -1 के ऊपर पावर कुछ भी हो वो -1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय।
अब पावर किसके ऊपर आएगी 27, √3 के ऊपर पावर क्या आ रही है 1/7 आ रही है। तो क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मैं 27 को कैसे लिखूंगा, मैं 27 को कैसे लिखूंगा देखिएगा, -1 ये आ गया डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब, ये आ गया √3। क्लियर है। इसके बाद पावर क्या है इसके ऊपर 1/7, 1 क्या है 7। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। और इस √3 का मतलब क्या है, इस √3 का मतलब ये है, इस √3 का मतलब ये है 3 की पावर क्या है, 3 की पावर क्या है हाफ है, 3 की पावर क्या है हाफ है। इस √3 का तो मतलब यही है ना स्टूडेंट कि 3 की पावर क्या है हाफ। आए ज़रा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं बेसिस सेम है क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3 को एक दफ़ा लिखूंगा और इनकी पावर को ऐड कर दूंगा। 3 के ऊपर पावर क्या थी 3, ये आ गई, और दूसरे वाले 3 के ऊपर पावर क्या थी हाफ, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। तो क्या होगा 2 3 एलसीएम लूंगा, यहाँ पर क्या लूंगा एलसीएम। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इस बात को याद रखिएगा। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, वीडियो बहुत लंबी होती है क्योंकि मैं हर चीज़ को आपको बता रहा होता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मसला रहता है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। वरना बहुत सारे स्टूडेंट बोर हो चुके होंगे, जिनको आता है वो मैं बोलता हूँ स्किप कर दें, जिनको आता है वो स्किप कर दें। क्लियर है। चले तो यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, तो 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ एलसीएम का तरीका, ये 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा हमेशा, 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, किसी का भी लेना हो हमेशा यही तरीका रहेगा। तो क्या होगा 2 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस का 1 अपनी जगह पर, ये 1 1 क्या होगा 1 और 2 1 क्या होगा 2, 6 प्लस 1 क्या होगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से अब 3 के ऊपर पावर क्या आ गई 7 डिवाइडेड बाय 2 और पावर में क्या आता है इनकी 1 डिवाइडेड बाय 7। यही था कि नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही था। तो अब मैं इसको काट देता हूँ, देखिएगा ज़रा। तो यहाँ देखिएगा ये r बराबर आ जाएगा -1 डिवाइडेड, अब मैंने तो आपको बोला था पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 को एक दफ़ा लिख दूंगा। अब पावर में क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ बचेगा क्या 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे ये बताएं 1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब तो रूट ही होता है, तो इसका मतलब तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर रूट भी लिख सकता हूँ। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 डिवाइड बाय √3। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको कराया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा वो मैंने ये क्वेश्चन लिया √3, वरना आप लोग थोड़े बहुत परेशान हो सकते थे। क्लियर है। तो यहाँ जब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, अब सिंपल वही काम करेंगे, तो मैं यहाँ करवा देता हूँ। देखिएगा G1 के लिए क्या होगा AR है, ये तो G1 हमारे पास क्या आ जाएगा, A क्या है 9, ये आ गया 9, और R क्या है, R हमारे पास है -1 डिवाइड बाय √3 है। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये मुझे बताएं ज़रा 9 है ना, ये 9 को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या 3 की पावर स्क्वायर, और ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 1 से क्या होगा 9 और माइनस का 9 होगा, तो 9 के ऊपर क्या होगा ये हो जाएगा -3 की पावर स्क्वायर। मतलब तो यही है ना, 3 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या है 9, तो -9 ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है √3 का मतलब क्या है पावर हाफ है। ये जो 3 है ना, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो क्या होगा न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, प्लस का हाफ था यहाँ पर, अब न्यूमरेटर में जाके क्या हो गया माइनस का हाफ हो जाएगा। तो अब क्या होगा मैं ये मिटा देता हूँ। चलिए देखिएगा, तो ये आ गया G1 = 3 का स्क्वायर क्या होगा, हमें छोड़े इसको, बेसिस सेम है बिल्कुल सेम है तो एक दफ़ा लिख दूंगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेसिस सेम तो एक दफ़ा लिख दूंगा। अब इनकी पावर को माइनस करवाना पड़ेगा, पावर का मतलब -2 - 1 डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे सामने, मैं आपको करा के दिखाया था 2 - 1 डिवाइड बाय 2 है। फिर एलसीएम लेंगे, ये जाके 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 4 - 1
तो ये 2 वन जा, ये हो गया 2, 4 माइनस का 1 क्या होगा 3, तो माइनस यह हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ये हमारे पास आएगा। और आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर में देख लीजिएगा इसकी पावर क्या आ रही है, और यहाँ जाके पहला जीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं आपके सामने 2-3 जीएम को और सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको और प्रैक्टिस आ जाए, कोई भी कन्फ्यूजन जो हो वो खत्म हो जाए। तो मैं 2-3 जीएम आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपको टोटल कितने मालूम करने, 6, सही है, तो 6 करने हैं, पूरे 6 के 6 ही लिखने होंगे आपको। क्लियर है, चलें। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए मैंने खुद देखा, बुक के अंदर चेक करा, तो मैंने चेक किया करा कि उन्होंने इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यहीं तक रोका। तो इसलिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाए। क्लियर है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जब मैंने बोला इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तो सारे ही करवा देता हूँ। तो देखिए G1 क्या होगा AR, G2 क्या होगा AR स्क्वायर, G3 क्या होगा AR क्यूब, G4 क्या होगा A की पावर 4, G5 क्या होगा A की पावर 5, G6 क्या होगा A की पावर 6 होगा। क्लियर है बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। ए सब में आ रहा है, ए की तो वैल्यू सेम ही है ना, ए क्या है हमारे पास 9, तो सब में देखें 9 9 9 9 आ गया, बिल्कुल आ गया। आर की वैल्यू अभी निकाली ना, माइनस का 1 डिवाइड बाई √3, तो ये आ गया माइनस का 1 डिवाइड बाई √3, माइनस का 1 डिवाइड बाई √3, माइनस का 1 डिवाइड बाई 3, सब के अंदर आ गया। अब यहाँ पावर को देखें, इसमें आर की पावर 1 थी 1, इसमें आर की पावर स्क्वायर थी स्क्वायर, इसमें आर की पावर क्यूब थी क्यूब, आर की पावर क्या है 4, आर की पावर क्या है 5, आर की पावर क्या 6 आ गई। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं इसको सॉल्व करने से पहले, अगर पावर इवन होती है माइनस का साइन नहीं लिखते, मतलब पावर इवन से क्या मुराद है 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे क्या है इवन नंबर से। अगर पावर क्या हो इवन हो माइनस का साइन मत लिखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय √3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए पावर क्या है इवन है, माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, तो 9 1 जा क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब √3 का स्क्वायर देखिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। फिर एक दफ़ा फिर बता दूं, इसका मतलब ये -1 डिवाइड बाई √3 और इसकी पावर क्या है स्क्वायर, इसका मतलब क्या है -1 के ऊपर स्क्वायर और √3 के ऊपर क्या है स्क्वायर। इसका मतलब तो यही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल और पावर इवन थी, माइनस का साइन नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचेगा 3, तो 1 डिवाइड बाई 3 तो है। क्लियर है, और यहाँ पर क्या था 9, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 9, तो 3 1 था 3, 3 3 था 9, तो इस तरीके से क्या आ गया 3 आ गया। चलें, सिंपल सी बातें हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप गलती ना करें कभी भी। चलें, अब यहाँ देखिए पावर इवन नहीं है, माइनस का साइन खत्म नहीं होगा, इसका मतलब क्या है -1 के ऊपर क्या है पावर 3 है और √3 के ऊपर पावर भी क्या है 3 है। क्लियर है, ये मतलब है इसका, गलत मतलब नहीं निकालिएगा क्या हो गया। अब -1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा देखिए, ये ऊपर आ जाएगा माइनस का 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है आप लोगों के लिए, 3 और इसकी पावर क्या है हाफ और इसकी पावर क्या आ गई, ये आ गई क्यूब। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा, है ना, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को वैसे। तो यहाँ पर पहले मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि आपकी बुक में इसको फर्दर सॉल्व किया हुआ है या यहीं रोका हुआ है, ताकि मैं भी आप कन्फ्यूजन फ्री हो जाऊँ ना यार, मैं भी टेंशन से ख़त्म हो जाए मेरी भी कि आगे सॉल्व करवाना है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ आगे, लेकिन देख लूँ ना एक दफ़ा बुक में कि आगे सॉल्व करवाया है नहीं, क्योंकि आप लोग तो टेंशन होगी ज़्यादा कैलकुलेशन देख के। तो एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ कि आगे करवाया है क्या नहीं करवाया हुआ। चलो स्टूडेंट क्लियर है, करवाया हुआ है तो मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या आ गई ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3√3 बन जाएगा। देखिएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या हो गया 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइड बाय √3। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ क्या किया, कोई मुश्किल काम मैंने नहीं किया। यहाँ देखिएगा मैंने आपको क्या करवाया, देखिए √3 के ऊपर पावर क्या थी क्यूब आ रही थी, इसका मतलब क्या था 3√3 होता है, इसका मतलब क्या होता है
3√3 होता है ना। क्या अगर मैं आपके सामने 3√3 लिखता हूँ तो आप इसको अगर पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3, सही है, और इसके बाद पावर लगाएंगे यहाँ पर हाफ और उसके बाद क्या लगाएंगे 3। क्लियर है, यही करेंगे ना, बिल्कुल यही करेंगे। और कैलकुलेटर है, चेक कर लीजिएगा 3 की पावर 3/2 क्या होती है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी बात। चले अब आगे बढ़ते हैं। पावर इवन है, माइनस का साइन नहीं आएगा। 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो इस तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा 9, और √3 की पावर क्या है 4 है, तो इसका मतलब क्या है √3 की पावर क्या आ रही है 4 आ रही है। ध्यान से गौर करवा रहा हूँ, ध्यान से गौर करिएगा। 3 की पावर क्या थी हाफ, इसके ऊपर पावर क्या आ गई 4, तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो इस तरीके से क्या आ गया 3 की पावर स्क्वायर। 3 की पावर स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें फिर बता देता हूँ दफ़ा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। √3 का पावर क्या थी 4, √3 का मतलब क्या है 3 की पावर हाफ, तो यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2, और 4/2 क्या होगा 2 होगा, तो 3 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या है 9 है, तो यहाँ गया 9। चले अब यहाँ देखिए माइनस, अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, देखिएगा -1 और यहाँ पर डिवाइड बाय √2, उसकी पावर क्या है 5 है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पावर यहाँ ऑड है तो माइनस का साइन नहीं जाएगा, पहली बात तो ये याद रखिएगा। तो 1 के ऊपर पावर 5 है तो 1 ही रहेगा, 1 के ऊपर तो 1000 पावर भी होगी ना, तो वो 1 ही रहता है। तो 9 1 क्या हो जाएगा 9, और हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि माइनस भी है ना। उसके बाद ये √3 के ऊपर पावर क्या है 5 है, √3 के ऊपर क्या है पावर 5 है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 2 की पावर स्क्वायर लिखता हूँ इसका मतलब क्या है 2 × 2, इसका मतलब क्या है 2 × 2। अगर √3 के ऊपर पावर 5 है इसका मतलब क्या है √3 × √3 √3 यही है ना, बिल्कुल यही है। √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, और बाकी क्या बचा √3, 3 था क्या होगा 9√3, तो यहाँ क्या लिखूंगा 9√3, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 डिवाइड बाय √3 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। क्यों यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ √3 × √3 क्या होता है 3 होता है। क्यों, क्योंकि √3 लिखेंगे और यहाँ पर एक दफ़ा लिखेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, और 3 × 3 को हम ऐसे लिखेंगे 3 के पावर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ तो इसलिए डिटेल में जाने की ज़रूरत इतनी नहीं है। चलें अब आखिरी वाले को देख लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। चलिए देखिएगा स्टूडेंट, आखिरी वाले को देखिएगा, -1 डिवाइड बाय √3 और उसके ऊपर पावर क्या है इवन है 6 है, तो इसका मतलब माइनस का साइन नहीं आएगा, तो क्या होगा 9 1 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 6 क्या होता है 1 ही होता है। उसके बाद क्या है √3 की पावर क्या है 6 है, तो इसका मतलब क्या है 3 आ जाएगा, उसकी पावर क्या आ जाएगी, उसकी पावर क्या आ जाएगी हाफ, क्योंकि √3 का मतलब क्या है 3 की पावर हाफ, उसकी पावर क्या है 6, तो ये आ गया 6। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लिखूंगा 3 और ये 6 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 1 2 2 3 क्या हो गया 6, तो इसका मतलब क्या आ गया 3 की पावर 3 आ गया, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27, तो यहाँ क्या लिखूंगा 27, 9 1 9 9 3 27, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 3। और यहाँ जाके हमने सारे क्वेश्चंस को, मतलब ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सिर्फ कैलकुलेशन के अगर लिहाज से देखा जाए ना स्टूडेंट, ये बहुत डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये डिफिकल्ट है उस बच्चे के लिए जिसको बेसिक मैथ का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें इस क्वेश्चन की, ताकि आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएं, वरना आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे स्टूडेंट, जब भी मैं आपको बोला प्रैक्टिस करा करें। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ जाके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट, सिर्फ मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मतलब टारगेट कर रहा हूँ अपना। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, सही है, और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5, बस इन तीनों की प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसकी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है।
मतलब इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो क्वेश्चन है उनकी भी करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ। क्लियर है? इंशाल्लाह टाइम मिला तो करवाऊंगा, क्योंकि अभी आपको पता सिलेबस बहुत बाकी है। क्लियर है? चले, ये सवाल आसान बहुत है, लेकिन सवाल पढ़ते हैं तो बहुत हार्ड लगता है। ये वजह क्या है, हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो समझने का तरीका देखिएगा कैसे है। लिखा हुआ ये द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। देखा वो लिखा हुआ बोला कि 3 नंबर से उनका जो सम है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मतलब वो 3 जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है मैथ में, इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। बराबर किसके होंगे, 216 के बराबर हो रहे हैं। तो पहली कंडीशन समझ में आई, बिल्कुल आई। लेकिन सपोज मतलब ये आ रहा है वो 3 नंबर हमें मालूम करने, वो 3 नंबर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आखिरी वाली लाइन पढ़े, फाइंड द नंबर्स, तो हमें वो नंबर्स नहीं पता, वो नंबर्स मालूम करने। तो इसीलिए उस नंबर को मैं सपोज कर रहा हूं। मैंने लिखा लेट द 3 नंबर्स इन जीपी बी ए डिवाइडेड बाय आर कॉमा ए डॉ कॉमा ए आर। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने अपनी मर्जी से लिख दी है, अब हम क्या करें, हमें तो याद ही नहीं रहेंगे, हम तो भूल जाएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हैं, मुझे ये बताएं। टेंशन नहीं लेनी, ये मैंने अच्छी तरीके से सपोज करे, कैसे, ध्यान से समझाता हूँ इस बात को मैं आपको। लिखा मैंने 3, 9 और 27। क्लियर है? ये बात क्लियर है, ये जीपी है। मुझे कैसे पता, क्योंकि देखिए इस सवाल, ये मुझे पता जीपी है, मैं पता आपको 12 बता भी चुका हूँ। यहाँ ये बोला जा रहा है वो जो 3 नंबर है ना वो जीपी में है, वो जो 3 नंबर है वो जीपी में है। अब टेंशन खत्म ना, जीपी में है ना। अब जीपी का सोच के काम करेंगे। तो देखिए मुझे ये बताएं 3 पहला नंबर है, 3 क्या है, पहला नंबर है। अब मुझे इससे आगे वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा। कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो आर होता है इस कंडीशन में। तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि 9 आ जाए, 3 को मल्टीप्लाई 3 से तो 9 आ जाएगा। अब 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यही हो रहा है। तो देखिए पहला नंबर मैंने बोला ए सपोज करा, पहले मैंने क्या सपोज करा, ए। मैंने पहले क्या सपोज करा, ए है, फर्स्ट टर्म को सपोज कर लिया। क्लियर है? चलें, ये आ गई। अब यहां पर मैंने बोला अब इससे ए से आगे वाली टर्म क्या होगी, ए से आगे वाली टर्म क्या होगी, ए के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा कॉमन रेशियो को, तो इससे आगे वाली टर्म मिल जाएगी। ये ए था, ये था, मैंने क्या करा, इस ए के साथ कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कराया तो मुझे आगे वाली टर्म मिल गई। ये जो 3 आ रहा है, ये जो 3 आ रहा है वो क्या है, आर है, कॉमन रेशियो है। तो मैंने क्या करा, 3 के साथ कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कराया। ये 3 क्या है, ए है, तो कॉमन रेशियो तो मल्टीप्लाई कराया तो मुझे आगे वाली टर्म मिल गई। तो इससे आगे वाली टर्म मालूम करनी थी, तो इस टर्म के साथ ए के साथ आर को मल्टीप्लाई कराया तो मुझे आगे वाली टर्म मिल गई। अब मुझे इससे पीछे वाली टर्म मालूम करनी है, इस ए से पहले वाली टर्म मालूम करनी है। मैं क्या करूंगा, बहुत आसान से काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, देखें जिस तरीके से कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करा तो 9 आ गया। अब मुझे 9 है, इससे पहले वाली टर्म मालूम करनी है, इससे पहले वाली टर्म मालूम करनी है। क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जब मैं 9 को उसी कॉमन रेशियो से डिवाइड करवा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पहले वाली टर्म मिल जाएगी 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ए मान रहा हूँ इसको, तो इसके आगे वाली टर्म क्या होगी, ए आर, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ए डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक अपने दिमाग में रखना है, फिर बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। चले, ये बात तो सपोजिशन की बात तो क्लियर है। अब कंडीशंस में चलते हैं, ये कंडीशंस है। क्लियर है? चलें, अब यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, आर आ रहा है, तो मतलब ए और आर की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझिए बात, इसके अंदर ए और आर नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें ए और आर पता चल जाए तो हम क्या मालूम करते हैं, नंबर को मालूम कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहली कंडीशन ये दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज जीपी, इज इन जीपी होगा, इन जीपी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 216 के बराबर है। वो जो 3 नंबर थे हमने ये माने, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, थर्ड नंबर ये, तो इनका जब प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर को, तो हमें क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। तो आए जरा मैं लिखता हूँ, क्या करूंगा, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय ए आर बराबर आएगा किसके, 216 के बराबर आएगा। इतनी बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो देखिए
ये वाले आर से ये वाला आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यह आ गया ए क्यूब इक्वल टू 216। अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए क्यूब इक्वल टू 6 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। 6 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। 6 की पावर क्यूब का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब आपको क्या मिलेगा, 216। सही है ना, 6 6 36 और 36 6 216। तो क्लियर यहाँ लिखा। अब देखें दोनों की पावर क्या हो गई, सेम। अब जब पावर सेम हो जाती है तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर, इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को लेंगे, इस ए की वैल्यू को लेंगे। अभी यहाँ अभी नहीं लेते, सॉरी, क्योंकि हमें पुट करने की कोई जगह नहीं है। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। किसकी बात करेंगे, सेकंड कंडीशन की। ए तो हमें पता चल गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है उसको पढ़ लेते हैं जरा। दी हुई ये है एंड के बाद द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स इज 156। सर ये बात क्या की, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं इस बात को आपको समझाता हूं। बोला ये जा रहा है अब आपको प्रोडक्ट तो लेना है, मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन पेयर्स की फॉर्म में करना है। सर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूं। बोला यह जा रहा है अब हम इन तीनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लेंगे, पेयर पेयर की फॉर्म में। क्या होगा, पहले ए डिवाइड बाय आर को मल्टीप्लाई करूंगा ए से। देखिएगा जरा क्या करूंगा, ए डिवाइडेड बाय आर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ए से। फिर बीच में क्या लगाऊंगा, सम भी तो करना है ना, तो प्लस आएगा। अब ये दोनों होगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल होगा। अब इन दोनों को करते हैं तो क्या है, ए मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, ए आर से। उसके बाद फिर क्या लगूंगा, प्लस लगाऊंगा। उसके बाद अब ये तो होगा दोनों पेयर, ये दोनों पेयर भी हो गए। अब ये और ये पेयर में नहीं आए ना एक दफा, तो ए आर को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, ए आर को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, ए डिवाइडेड बाय आर से। तो इनका सम जब हम निकाल रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, 156 के। तो ये आ जाएगा 156। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो देखिए आज ये वाले आर से ये वाला आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर ये डिवाइड में था ना, चलें। उसके बाद ए स्क्वायर और ये आर अपनी जगह पर रहेगा। ए क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसके डिवाइड में 1 है, इसके डिवाइड में भी 1 है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आर से मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि हमें पता है हम एलसीएम करते वक्त क्या करते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि डिनोमिनेटर में किस तरीके से ये चीज़ आ जाए। तो ये चीज लानी है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आर को लाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आर को लाएंगे, जब भी तो डिनोमिनेटर में आर आएगा ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस ए स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय आर क्या होगा, आर। स्टूडेंट्स में यहाँ पर था, मैं आपको समझा रहा था लेकिन वीडियो कट गई, तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया। तो फिर ध्यान सुन लीजिएगा, शायद यहाँ पर थे ना, यहाँ एलसीएम लिया गया सिंपल। तो क्या हुआ, आर से मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ, आर से मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया, मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी कराया आर को। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में क्या गया, आर आ गया। और ये आर तक क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ आर से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर हो जाएगा। अब तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है, आर है, तो इसको एक दफा लिख देंगे और ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आर लिख देंगे। यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, 156 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया। और इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या आई, 6। अगर मैं इसके अंदर ए की वैल्यू 6 पुट कर देता हूं तो मुझे आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैंने यही काम किया, ए की वैल्यू 6 पुट कर दी इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब ए की जगह इसके अंदर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ए की जगह 6 आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर भी तो है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा, 36 हो जाएगा। आ गया 36। और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस का आर स्क्वायर प्लस का आर, ये वहीं पर रहा। और इक्वल टू क्या है, 156 आर, वो भी कोई चेंज नहीं आया। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ये 36 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू साइड जाके 156 आर से क्या होगा, डिवाइड होगा, बिल्कुल हो गया। अब जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे 156 डिवाइड बाय 36, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 13 डिवाइडेड बाय 3। क्या मिलेगी, 13 डिवाइडेड बाय 3। और ये आर अपनी जगह पर ही है, सही है ना। उसके बाद ये 3 यहाँ डिवाइड में था, ये इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा
तो आर स्क्वायर प्लस का आर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। और वापस 13 अपनी जगह पर रहा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय आर क्या होगा 3 आर, 3 1 सा क्या होगा 3, क्लियर है। और ये प्लस का 13 आर था इक्वल टू दूसरी साइड आगे क्या होगा माइनस का 13 आर इक्वल टू 0। अब 3 आर स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 आर माइनस 13 आर क्या होगा माइनस का 10 आर, ये आ गया माइनस का 10 आर और बचा क्या प्लस का 3, ये आ गया प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड आते हैं, 3 मेथड आते हैं, वैसे हम एक को अवॉइड कर देता हूँ। 2 मेथड क्या है, एक मिडिल टर्म ब्रेक और एक आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए तो अच्छी बात होती है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो मैंने यहाँ देखा मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी तो इसलिए मैंने कर दी। हमें मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए ख्याल ये रखना होता है कि थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से। तो थर्ड टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 3 सा क्या हो गया 9, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 सा 9 और ये हो जाएगा 3 1 सा 3। वैसे ये नहीं बन रहे थे तो क्या हुआ, मैंने देखा डायरेक्टली 9 1 सा क्या होता है 9 1 सा क्या होता है 9 होता है। तो मैंने देखा हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाए, जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद लाएं वो मिले, और जिनको वो 2 नंबर को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिड वाला नंबर मिले, मतलब 10 माइनस का 10, क्लियर है। तो ऐसे 2 नंबर मुझे मिल गए और वो क्या थे 9 और 1। तो मैंने लिखा माइनस का r माइनस का 9r प्लस का 3 अपनी जगह पर। अब ये 2 नंबर आ चुके हैं, चूंकि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मिलेगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 10 माइनस का 10 मिलेगा। चलें अब इन दोनों में से मैं r को कॉमन लूंगा, r को कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस का 3r माइनस का 1, 3r माइनस का 1, और इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा, इसमें से कॉमन लूंगा 3 को, तो यहाँ क्या बचेगा 3r प्लस का 1, 3r माइनस का 1 क्या बचेगा 3r माइनस का 1। क्यों, तो देखिएगा माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्लियर है। अब दोनों तरफ देखें, माइनस से पहले भी क्या है 3r माइनस का 1, माइनस के बाद भी क्या है 3r माइनस का 1, तो मैं क्या लिखूंगा 3r माइनस का 1 एक दफा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा r माइनस का 3 और ये हो गया इक्वल टू 0। अब आपको पता है 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 आ रहा है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे आइदर और करेंगे, क्लियर है इतनी बात। चले मैं यहाँ करवा देता हूँ आगे, यहाँ से गौर फरमाइएगा, आइदर और करने जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, तो 3r माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 0 के, या तो r माइनस का 3 बराबर आ जाएगा 0 के। तो क्या होगा 3r बराबर आ जाएगा, देखें माइनस का 1 है इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा प्लस का 1, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड होगा, तो इस तरीके से r की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। और यहाँ देखिएगा r की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास r की 2 वैल्यूज आई है। तो इसी तरीके से अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, r की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम सिंपल काम क्या करेंगे, बहुत आसान सा काम करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करवा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर आर्स आर क्या हो गए, लिखा हुआ है क्या है a डिवाइडेड बाय r कॉमा a r, क्लियर है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, मिटा रहा हूँ मैं ये काम, सही है, आप नोट कर लें, पहले साइड में हो रहा हूँ, जल्दी से नोट करें, कर लिया नोट, हाँ स्टूडेंट्स नोट कर लिया। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा गौर फरमाइए, अब मैं लिखूंगा पुट a इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू क्या लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय 3। उसी के साथ में यहाँ लिखूंगा एक और दफा पुट a इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 3, क्लियर है, क्योंकि हमारे पास r की 2 वैल्यूज आई है। इसी तरीके से नंबर भी अलग अलग आएंगे ना, नंबर सेम हो गए, सिर्फ होगा क्या आगे पीछे का फर्क होगा, क्लियर है। चलें अब यहाँ देखें a डिवाइड बाय r का मतलब क्या है 6 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर कॉमा आएगा, a की वैल्यू क्या है 6 आ गया, और ए आर का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से गौर फरमाते रहिएगा, मैं टेक्नोट डालू 1 मिनट रुक गया। चलें अब यहाँ क्या होगा 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो 6 3 था क्या होगा 18 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा 6, तो ये आ जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 2,
क्लियर है इतनी बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब ये तो आ गया हमारे पास 3 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब ए की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए की वैल्यू डिवाइड बाय आर। तो ए क्या है 6 और आर क्या है 3, कॉमा ए क्या है 6 आ गया और ए आर क्या मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 2, कॉमा 6 आ गया ये और 6 3 ज़ा क्या होता है 18। अगर आप गौर करें तो नंबर दोनों सेम ही है, सिर्फ क्या है सीक्वेंस का थोड़ा चेंज है। ये पहले आ रहा है 18 और यहाँ एंड में आ रहा है, यहाँ 6 बीच में है, यहाँ 6 बीच में है, 6 तो सेम ही रह रहा है और यहाँ 2 यहाँ पर एंड में था ना और यहाँ पे शुरू में आ गया, बस नंबर क्या है सेम ही है। क्लियर है? और यहाँ जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुश्किल नहीं है, आसान बना चुका हूँ। अब आपको और आसान बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो जल्दी से मैं आपको आखिरी क्वेश्चन करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, पढ़ते हैं सवाल को। क्या लिखा हुआ है, साबित करें कि द प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स बिटवीन ए एंड बी इज, ये है बोला जा रहा है अगर एन जी एम्स है ए और बी के दरमियान में और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है सबको, तो हमारे पास जो आता है वो क्या आता है ए बी और उसकी पावर क्या है एन डिवाइड बाई 2। तो ये हमें साबित करके बताना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। तो टू प्रूफ क्या करना है कि G1 मल्टीप्लाई बाई G2 मल्टीप्लाई बाई G3 एन टर्म तक, मतलब एन जी एम तक। तो जी एन, सॉरी टर्म की बात नहीं कर रहा हम, ज्योमेट्रिक मीन की बात करना है। तो जी एन किसके बराबर आना चाहिए, ब्रैकेट ए बी और पावर क्या है एन डिवाइड बाई 2। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे। तो मैंने ली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है G1 G2 G3 जी एन तक। क्लियर है? अब ये G1 का क्या मतलब होता है ए आर, G2 का मतलब क्या होता है ए आर स्क्वायर, G3 का मतलब क्या होता है ए आर क्यूब, डैश 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 क्या होता है ए आर एन तक। यही मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है। अब हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे, क्या है ए की पावर क्या आ जाएगी, देखिए सब मल्टीप्लाई में है ना, सब क्या है मल्टीप्लाई में। तो जब बेसिस सेम होती है मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती रहती हैं। तो ए सब चलता रहेगा। तो ए की पावर क्या होगी ऐड होती रहेगी, 1 + 1 + 1 प्लस डैश क्या होगी, आखिरी टर्म भी क्या होगी, मतलब आखिरी पावर भी क्या होगी 1 ही होगी। क्यों, तो आपको पता है इस बात का। देखें ए क्या है 1, ए क्या है 1, ए क्या है 1, ए क्या है 1, आखिरी एंड तक भी जा रहा है तो ए की पावर क्या है 1 ही है। तो इसका मतलब ये 1 1 + 1 + आखिरी वाला भी क्या होगा 1। क्लियर है? अब उसके बाद लेंगे आर को, आर उसके बाद पहले क्या था 1, आर की पावर क्या थी पहले 1, उसके बाद क्या हो 2, उसके बाद क्या हो 3, उसके बाद डैश 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 कहाँ तक जा रही है एन तक जा रही है, आखिरी क्या है एन, आखिरी पावर एन, आर की क्या है एन है। क्लियर है इतनी बात? अब हम यहाँ लिखेंगे पुट ए इक्वल टू ए की पावर 1 + 1, सॉरी ए नहीं लिखना, ये लिखना 1 + 1 + 1 प्लस डैश 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 +1 किसके बराबर होगा एन के। क्यों होगा अभी बताता हूँ। एंड क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 + डैश 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 एंड क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे n माइनस n प्लस का 1 डिवाइड बाय 2। ये भी कैसे आया वो भी अभी आपको बता देता हूँ। क्लियर? एक मिनट रुक जाए, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। सही है स्टूडेंट, क्लियर है? चले अब आगे ये आया कैसे, क्या किया आपने सर, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस बात को मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया ये चीज़ और कहाँ से आया ये n। मेरी बात को सुनते जाइएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए की पावर देखें था 1 1 1 1 डैश चलता रहेगा आखिरी टर्म तक, जब ये पहुंचेगा जब भी क्या होगा 1 ही होगा, पावर क्या होगी 1। अब जब मैं इन सबको ऐड करता हूं तो जितने ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे सम भी तो उतना ही आएगा। मेरी बात नहीं समझे आप लोग, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। अगर सपोज करें ए और बी के दरमियान में 5 ज्योमेट्रिक मीन्स है, कितने ज्योमेट्रिक मीन्स है 5। तो पहला क्या होगा, पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, पहला ज्योमेट्रिक मीन होगा ए आर, दूसरा क्या होगा ए आर स्क्वायर, तीसरा क्या होगा ए आर क्यूब, चौथा क्या होगा ए आर 4, पांचवा क्या होगा ए आर 5। क्लियर है? इतनी बात तो पता ही है। तो देखें ए प्लस ये देखें
ए आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो बेसिस सेम है, तो ए को एक दफ़ा लिखेंगे, इनकी पावर क्या है 1 1 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब इसी तरीके से सपोज करें n GM से, कितने GM से 5 GM से, तो ए के ऊपर पावर क्या है 5। अगर 10 GM हो गए तो ए के ऊपर पावर क्या आएगी 10। अगर 15 GM हो गए तो ए के ऊपर पावर क्या आएगी 15। अगर n GMs हो गए तो ए के ऊपर पावर क्या आएगी n। तो इसीलिए मैंने बोला जब इनको मैं सम करूंगा वो किसके बराबर आएगा, n के ही बराबर आएगा। अब इसी तरीके से इस बात को भी बता दूं क्या हुआ, तो मुझे ये बताएं 1 + 2 फिर प्लस का 3 और डायरेक्ट n तक जा रहा है। क्लियर? तो मुझे बताएं ये AP है, GP है, क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये AP है, कैसे बताया? आप बोलेंगे हर अगले आने वाली टर्म क्या हो रही है, एक नंबर को ऐड करने के बाद आ रही है। हर अगले आने वाली टर्म क्या आ रही है, एक नंबर को ऐड करने के बाद आ रही है। और पहचानने का तरीका मैंने बताया था ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो और थर्ड टर्म में से माइनस करो सेकंड टर्म को। अगर आंसर सेम आएगा इसका मतलब AP है, तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, आंसर सेम आ गया, इसका मतलब ये एक AP चल रही है। और मुझे बताएं अगर कोई भी सीक्वेंस या सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो उसमें सम का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग बोलेंगे सर ये बात कर दी आपने, हम तो इतना पढ़ के आ गए, अब तो दिमाग की नसों में घुस गया है। क्या होता है? आप बोलेंगे सर SN बराबर होता है n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस का 1 d, यही होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही होता है। SN को SN रहने देते हैं क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता, लेकिन a की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ये a की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस का 1, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस निकाला था ना अभी, 1 आया था ना, तो 1 आएगा। क्लियर है? चलें इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें। तो n डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह पर रहा, 2 1 ज़ा 2 प्लस n 1 ज़ा n प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n डिवाइडेड बाई 2, और 2 - 1 कितना होता है? 2 - 1 कितना होता है? 1 ही होता है ना, तो आ जाएगा n प्लस का 1। तो अगर आप गौर करें ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। n पूरे के डिवाइड में लिख दूँ कोई मसला नहीं है, ये तो ये आ गया पूरे के डिवाइड में 2, कोई मसला नहीं है। और ये क्या है? ब्रैकेट के अंदर n + 1, ये आ रहा ब्रैकेट के अंदर n + 1 और डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये चीज़ से आया ये। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर ये काम थोड़ी करना है, तो हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। क्लियर है? चल इतनी बात तो क्लियर हुई ना। अब मैं पुट कर सकता हूं तो कर देता हूं। क्या पर ये जो पूरी है इस चीज के ऊपर क्या आ जाएगा? a की पावर क्या आ जाएगी? n, फिर आएगा डॉट मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये आएगा r, और r के ऊपर क्या लिखूंगा? n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखें r की वैल्यू, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, तो r की वैल्यू हमने मालूम करी थी ना, क्या थी? b डिवाइडेड बाय a, तो वो पुट करेंगे। हमें पता है r की वैल्यू क्या होगी? b डिवाइडेड बाय a 1 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1, ये r की वैल्यू है, आपको पता है, तो इसके अंदर पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा भी। तो यहाँ पर मैं अब इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो होगा क्या? बहुत आसान सा काम है। इस वाले r की जगह ये वैल्यू आ जाएगी इसकी पूरी, क्या होगा? a डिवाइडेड बाय a की पावर है n डॉट r की वैल्यू क्या है? b डिवाइडेड बाय a, और जो पावर क्या है? पावर है 1 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाऊंगा। सही है? ये तो ये वाली r की वैल्यू हो गई। अब इस वाले r के ऊपर पावर भी तो है ना ये वाली, तो वो पावर लिखूंगा, क्या है? n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? चले कुछ भी नहीं किया मैंने, r की जगह ये वाली r की वैल्यू आ गई, लिख दी। अब इस r के ऊपर पावर भी थी ना ये, तो वो लिख दी। क्लियर है? चले अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो होगा क्या? b डिवाइडेड बाय a, अब पावर से पावर तो मल्टीप्लाई होगी, तो क्या है? 1 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1 है, मल्टीप्लाई होगा किससे? n प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो n प्लस के 2 से n प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? n डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ इसकी पावर क्या आ जाएगी? n डिवाइडेड बाय 2। क्लियर थी बात? चलें अब इसको मिटा देता हूं, आगे करते हैं। अब n डिवाइड बाय 2 b के पास भी आएगा, a के पास भी आएगा, मतलब क्या? a की पावर n डॉट
b की पावर n डिवाइडेड बाय 2, a की पावर n डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब तो यही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये a तो डिवाइड में है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा पावर का। तो a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस का n डिवाइडेड बाय 2 इंटू b की पावर n डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है इतनी बात। अब दोनों की दोनों बेसिस से मैं एक दफ़ा लिखूंगा, पावर जो भी हो रही होंगी कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट और इसे कर दी तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, मतलब क्या n माइनस का n डिवाइड बाय 2 है, ये 2 जाके n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस का n डिवाइड बाय 2, 2n माइनस का n क्या होगा, ये हो जाएगा n डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर इस a के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, n डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी के ऊपर क्या पावर है, n डिवाइड बाय 2। तो यहाँ देखिए दोनों के ऊपर, a के ऊपर भी पावर क्या है, n डिवाइड बाय 2, b के ऊपर भी क्या पावर है, n डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ ए बी और दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा के पावर क्या लगा दूंगा, n डिवाइड बाय 2, और यहाँ क्या किया हमने, क्या करा, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर है। तो अब यहाँ देखें यही चीज़ है जो हमसे प्रूफ करने का बोला गया था और यहाँ जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मुझे नहीं लगता अब ये मुश्किल है, क्योंकि आसान बना चुका हूँ। अब प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आसान। तो वीडियो में बहुत टाइम लग गया, आप देखें आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकल रही है, आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ जाके इस वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।